नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नई नगर वन योजना शहरी वनों के विस्तार में मदद करेगी। इस योजना से शहरों और गांवों में वन क्षेत्रों का अलग अलग समान रूप से हो सकेगा विकास। वैश्विक वन संपदा के संरक्षण और इनके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को किया था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बीज एकत्रीकरण के लिए राजस्थान के वन विभाग ने चलाया है राज्यव्यापी अभियान। 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है विश्व जल दिवस। इस दिन पूरी दुनिया पानी की महत्ता और उसे बचाने के उपायों पर करती है बात। जल है हमारी संस्कृति का हिस्सा, कहा देश के जाने माने भूविज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शिव सिंह राठौर ने। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस साल 13.51% अधिक हुई धान की खरीद। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र के दौरान रिकॉर्ड 684.48 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया धान। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन खरीदा है धान, जो कुल खरीद का है 29.63%। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नई नगर वन योजना शहरी वनों के विस्तार में मदद करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना से शहरों और गांवों में वन क्षेत्रों का अलग अलग समान रूप से विकास हो सकेगा। उन्होंने भारत के लगभग हर ग्राम समूह के आसपास वन क्षेत्रों के विकास और उनकी देखभाल की परंपरा का उल्लेख किया। नगर वन योजना के पहले चरण में 200 शहरों में ये नगर वन विकसित किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च के दिन को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाने की घोषणा की थी। वैश्विक वन संपदा के संरक्षण और इनके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया था। वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बीज एकत्रीकरण के लिए राजस्थान के वन विभाग द्वारा राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया था। ये दिवस वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर दुनिया भर में वनों और पेड़ों से संबंधित गतिविधियों से जुड़े स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है। पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मना रहा है। इसका मुख्य संदेश ये है कि वन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हमें वनों का संरक्षण अपनी आजीविका और अपने जीवित रहने के लिए जरूरी है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हेतु जन भागीदारी से एक थीम तय की जाती है। वर्ष 2021 का विषय फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग है। चूंकि वनों के रेस्टोरेशन हेतु बीजों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए राजस्थान में वन्य प्रजातियों के बीज एकत्रीकरण का राज्यव्यापी अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस वर्ष की थीम फॉरेस्ट रेस्टोरेशन है, इसलिए हमने राजस्थान में रेस्टोरेशन के लिए वनों से उच्च कोटि के बीजों के एकत्रीकरण की व्यवस्था की है और एक अभियान चलाया है, जिसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरा राज्य पार्टिसिपेट करेगा। उच्च कोटि के बीज एकत्रित होंगे और लोग उन्हें अपने आसपास जहां भी बो सकते हैं वर्षा ऋतु में उन्हें बोएंगे। राजस्थान के जयपुर में कार्यरत प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास डॉक्टर दीप नारायण पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 21 मार्च से शुरू यह अभियान मार्च से जुलाई तक चलेगा। अभियान में वन विभाग में कार्यरत सभी लोग शामिल होंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, पूरे मन से वनों के संरक्षण, संवर्धन और रेस्टोरेशन में अपना योगदान दें। अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए जनता की भागीदारी बढ़ाकर इसे आमजन से जोड़ा जा रहा है। सबसे अधिक बीजों और सबसे अधिक संख्या में प्रजातियों के बीजों को एकत्र करने वाले कर्मचारियों और नागरिकों को पुरस्कृत और सम्मानित भी किया जाएगा। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
फरवरी 2021 महीने के लिए कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या 1 अंक गिरा है। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में गिरावट के लिए प्रमुख भोजन मुख्य रूप से दाल, प्याज, आलू, फूल गोभी, बैगन आदि की कीमतों में गिरावट के कारण रहा। नवीनतम सूचकांक के बारे में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सूचकांक में कमी मुख्य रूप से गेहूं, आटा और सब्जियों की कीमतों में गिरावट के कारण है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों मजदूरों की जेब पर कम बोझ डालकर उनकी परेशानी कम करेगा। मार्च 2021 महीने के लिए कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 20 अप्रैल 2021 को जारी किया जाएगा। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से धान की खरीद की जा रही है। 19 मार्च 2021 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 684.48 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि इसी समान अवधि में पिछले वर्ष केवल 602.97 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई थी। इस वर्ष में अब तक की गई धान की खरीद में पिछले वर्ष के मुकाबले 13.51% की वृद्धि दर्ज हुई है। 684.48 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 202.82 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 29.63% है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद एक्ट ईस्ट नीति का दृष्टिकोण दिया। इससे पड़ोसी देशों से हमारे संबंधों के लिए एक नया नजरिया और दृष्टिकोण मिला, जिसे पहले पूरब की ओर देखो नीति के रूप में जाना जाता था। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, उन्होंने भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास को विशेष प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अगर भारत को पूर्वी सीमाओं के पार देशों से सफलतापूर्वक जुड़ना है तो पूर्वी सीमाओं के निकटवर्ती क्षेत्रों, जिसमें उत्तर पूर्व के राज्य शामिल हैं, उनमें आधार मजबूत होना चाहिए। 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर पूरी दुनिया पानी की महत्ता और उसे बचाने के उपायों पर बात करती है। क्या है हमारे लिए जल संस्कृति की महत्ता और कैसे करें कृषि में जल का बेहतर उपयोग, इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की देश के जाने माने भूविज्ञान वैज्ञानिक और भारत में शोध आधारित जल क्रांति के विशेषज्ञ डॉक्टर शिव सिंह राठौर से। आइए सुनते हैं। जल के महत्व, उपयोगिता और संरक्षण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता दिलाने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या है विश्व जल दिवस मनाने के मायने, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जल विशेषज्ञ डॉक्टर शिव सिंह राठौर। आइए जानते हैं क्या है इनकी विजन और क्या है इनकी सोच जल संरक्षण के प्रति। सर, हर साल वैश्विक स्तर पर विश्व जल दिवस हम मनाते हैं, इसकी क्या मुख्य वजह है कि हमें ये जल दिवस मनाया जाना पड़े? देखो, यदि अपन भारतीय जल संस्कृति की बात करें तो अपन को पता है कि चाहे वेदों में देखें अपन, चाहे अपनी संस्कृति में देखें, इस जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो पहली वायु है और फिर जल है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। नंबर 1, हिंदुस्तान के संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट के अंदर भी जीवन जीने का अधिकार, जो जीवन जीने का अधिकार है उसमें शुद्ध पेयजल का अधिकार भी है। तो जल दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1993 के अंदर 22 मार्च से ये जल दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। आम जन के अंदर जागरूकता पैदा हो कि हमें शुद्ध जल कैसे उपलब्ध हो सके और उपलब्ध जल को अपन कैसे सहेज सकें, और जो उपलब्ध जल है वो आम जन तक, एक अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंच सके। विशेषज्ञ कहते हैं कि आने वाला अगर तृतीय विश्व युद्ध के होगा तो वो जल को लेकर होगा। अपन विभिन्न देशों के बीच में, विभिन्न राज्यों के बीच में यदि आज न्यायालय में हो या आपस में हो जो मामले उलझ रहे हैं, वो जल की उपलब्धता और जल को लेकर ही उलझ रहे हैं। तो इसलिए जल दिवस आम जन के लिए अवेयर करना, आम जन को शुद्ध जल को शुद्धता प्रदान करना और आम जन तक शुद्ध जल की उपलब्धता होना, ये अवेयरनेस के लिए बहुत ही ज़रूर और महत्वपूर्ण दिवस है। सर, आपने भूगर्भ विज्ञान पे अध्ययन किया है, जल का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, किस तरह हम जल को बचाकर आने वाले कल को सुरक्षित कर सकते हैं?
जल को अंधाधुंध दोहन के साथ में दो समस्याएं एक साथ चल रही हैं। एक तो है रिचार्ज, एक है डिस्चार्ज। यदि आप देखेंगे तो जल का रिचार्ज तो बहुत कम हो रहा है, परंतु डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो आपने अभी कहा कि अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जितना रिचार्ज होना चाहिए उससे ज़्यादा अपन उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। ये रिचार्ज और डिस्चार्ज का जो इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस के अंदर आप देखेंगे कि कई गांव और क्षेत्र के अंदर जो भूजल का स्तर है प्रतिवर्ष नीचे और उससे भी नीचे जाता जा रहा है। कृषि के अंदर बहुत सारा जल भूजल जो दोहन होकर है उसके लिए किया जा रहा है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक रिचार्ज और डिस्चार्ज का इम्बैलेंस अपन खत्म नहीं करेंगे, वर्षा जल का संरक्षण अपन नहीं करेंगे, वर्षा जल का संरक्षण करके जो वेटलैंड है उन वेटलैंड को अपन नहीं बचाएंगे, जो हमारे परंपरागत जल स्रोत हैं उनको अगर अपन नहीं बचाएंगे तो ये रिचार्ज का काम अपन नहीं कर सकते हैं। जितना रिचार्ज होगा उसी से आपके भूजल का स्तर बढ़ेगा, और अगर भूजल का स्तर बढ़ेगा तो उसकी उपयोगिता और उपलब्धता भी बढ़ेगी। किस तरह हम खेती योग्य जो ज़मीन है उसमें अनुपयोगी पानी को उपयोगी बनाकर फसलें उत्पादित कर सकते हैं? सरकार ने कैच द रेन कैंपेन चलाया है। सही फसल मतलब ऐसी फसल उगाएं जो पानी कम ले, उत्पादन ज़्यादा दे। तो आप एज ए विशेषज्ञ क्या कहेंगे? इसमें देखिए आप तीन अलग अलग बिंदु है। पहला बिंदु तो ये है कि जो वर्षा अपने यहाँ पर हो रही है, भगवान की तरफ से जो बारिश होती है उस जल में कोई कमी नहीं है, परंतु अधिकांश जो पानी है वो रन ऑफ हो जाता है, बहकर चला जाता है। सबसे पहला जो इशू है, आपका खेत का पानी खेत में रुकना चाहिए। खेत की जब तक मेड़बंदी नहीं होगी, गांव के जो तालाब हैं उनकी मेड़बंदी नहीं होगी, और उसके जो नीचे फ्रैक्चर्स हैं जब तक वो प्रॉपर नहीं होंगे, तब तक ये जो रन ऑफ वाटर है, जो अधिकांश पानी बह जाता है और अपन उसको बचा नहीं पा रहे हैं। पहला कारण तो है ये। दूसरा, जैसे आपने कहा कि अपन ऐसी फसल कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत अधिक पानी की आवश्यकता है। अपन को फसल का चयन नंबर 1, नंबर 2 कृषि की पद्धति के ऊपर अपन को कार्य करना चाहिए। अपन ऐसे फसल का चयन करें जिसमें कम पानी से अपन अच्छी फसल ले सकें, पहली चीज़। और ड्रॉप हैं, चाहे आपके पास फव्वारे स्प्रिंकलर्स हैं, उसके माध्यम से यदि अपन कृषि करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी अपन भूजल जो है उसको बचा पाएंगे। जल विशेषज्ञ डॉक्टर शिव सिंह राठौर, जिनका मानना है कि जल है तो कल है, और इसी थीम को ध्यान में रखते हुए हर साल हम 22 मार्च को वैश्विक स्तर पर विश्व जल दिवस मनाते हैं, ताकि जल की उपयोगिता और महत्व के बारे में एक और जहां हम लोगों को जागरूक कर सकें, वहीं जल की एक एक बूंद जो बारिश से होती है उसको सहेज कर आने वाले कल को बेहतर बना सकें। ओपी यादव, डीडी न्यूज़, अजमेर। केंद्रीय विद्युत स्वतंत्र प्रभार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार के आरा में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्युत मंत्री ने आगे कहा कि ग्राम उजाला कार्यक्रम का भारत की जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम की कार्रवाई पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अगर भारत में सभी 30 करोड़ बल्बों को बदल दिया जाए तो प्रत्येक साल 40,743 मिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत होगी। वहीं 22,743 मेगावाट प्रतिवर्ष की चरम मांग से बचा जा सकेगा और प्रतिवर्ष 370 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती हो सकेगी। इस समारोह में विद्युत मंत्री ने कहा कि अभी भी हमारी ग्रामीण आबादी छूट वाली सस्ती एलईडी का खर्च उठाने में असमर्थ है। इसके चलते ही हमने अब ग्राम उजाला ग्रामीण भारत के लिए अनुकूल कार्यक्रम, जो विशिष्ट और अभिनव रूप से कार्बन वित्त पर आधारित है, को बनाया है। कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए केवल 10 रुपए में एलईडी उपलब्ध होंगे। प्रत्येक परिवार को अधिकतम 5 एलईडी बल्ब मिलेंगे। 20 मार्च 2021 को प्रकाशित ईपीएफओ का वेतन भुगतान से संबंधित अंतिम आंकड़ा प्रोविजनल पेरोल डेटा जनवरी 2021 के दौरान 13.36 लाख निवल ग्राहकों को जोड़ने के साथ अपने ग्राहक आधार में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है। कोविड-19 महामारी के बावजूद ईपीएफओ ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 62.49 लाख ग्राहक जोड़े। यह आंकड़ा दिसंबर 2020 की तुलना में जनवरी 2021 के महीने में 24% की वृद्धि को दर्शाता है। वेतन भुगतान से संबंधित आंकड़ों पेरोल डेटा का वर्ष दर वर्ष तुलनात्मक अध्ययन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निवल ग्राहकों की संख्या में 27.79% की वृद्धि को इंगित करता है, जो कि ईपीएफओ के ग्राहकों में बढ़ोतरी के कोविड पूर्व के स्तर की वापसी का संकेत देता है। और अब खबर असम से। असम की चाय पर एक संकट जलवायु परिवर्तन का भी दिखाई दे रहा है। तापमान में अंतर और बारिश की कमी का असर आने वाले समय में चाय बागानों पर भी पड़ सकता है, लेकिन ड्रिप सिंचाई के माध्यम से इस चुनौती से लड़ा जा सकता है।
अभी तक स्प्रिंग इरिगेशन के माध्यम से ही चाय बागानों की सिंचाई की जाती है, जिसमें बड़ी मात्रा में पानी बेकार चला जाता है। पेश है असम से संवाददाता नीरज सिंह की रिपोर्ट। तापमान और बारिश में हो रहे बदलाव यानी जलवायु परिवर्तन का असर असम की चाय पर भी पड़ रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य तापमान बढ़ चुका है। यहाँ सूखे मौसमों का अंतराल लंबा होने लगा है और बारिश के ढर्रे में लगातार बदलाव हो रहा है। आने वाले समय में पानी की कमी से चाय बागान जूझ सकते हैं। जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादातर से स्प्रिंकलर इरिगेशन कर रहे हैं, उसमें काफ़ी वेस्टेज होता है। तो वेस्टेज कम रहेगा और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन रहेगा और उससे जो सेविंग होगा उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रूर बढ़ेगा। उसको एटलीस्ट 25% अमाउंट ऑफ वाटर सेविंग हो सकता है। अभी तक चाय के बागानों में स्प्रिंग इरिगेशन से सिंचाई की जाती है, जिससे पानी ज्यादा खर्च होता है। लेकिन अब यह संस्थान चाय के बागानों में ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कर रहा है, जिसके परिणाम बेहद चौंकाने वाले आए हैं। इस तकनीक में पौधे की आवश्यकता के अनुसार उसको पानी दिया जाता है और करीब 50% पानी की बचत की जा सकती है। इसमें देख रहा हूँ जो अप टू 50% तो हम लोग सेविंग कर सकते हूँ, जितना रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से 50% भी हम लोग कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे 100% बोलेंगे ना, ये 50% ही होगा। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहा हूँ इन फ्यूचर में भी उसको और भी अच्छा ट्रायल करके तो हम उसको फाइनल रिकमेंडेशन देने। क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर असम में अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो वो है असम के चाय के बागान, क्योंकि एक तो बारिश का पानी कम मिल रहा है और इसके साथ साथ ही जो तापमान बढ़ रहा है उसकी वजह से पानी भाप बनकर उड़ जाता है। यानी कि जो चाय की पत्तियां होती हैं, जो चाय के पेड़ होते हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता। ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अगर असम के सभी चाय के बागानों में किया जाए तो हम हर साल बड़ी संख्या में पानी की बचत कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से ज्यादा बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश के युवाओं में शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्र स्वाभिमान का बोझ जगाने के लिए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। नई शिक्षा नीति युवाओं के लिए है, किसानों के लिए फायदेमंद है और इससे देश के युवाओं में किस तरह होगा राष्ट्रहित से जुड़े विचारों और संस्कारों का प्रभाव, इन सभी मसलों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की बिहार के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा से। नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को शिक्षा के जरिए साकार करने के लिए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। इस शिक्षा नीति से किस तरह युवाओं का भविष्य संवरेगा और किस तरह देश आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ राष्ट्रवाद के जो प्रेरणा स्रोत हमारे पुरुष हैं उनको लेकर आगे बढ़ेगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना रखी है, इस संकल्पना में नई शिक्षा नीति कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के लिए मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस नई शिक्षा नीति में हुआ है। भारतीय विषयों से केंद्रित, भारत विद्या से केंद्रित, भारतीय भाषाओं से केंद्रित, भारत की कौशल स्थानीय प्रतिभाओं से केंद्रित एक शिक्षा नीति बनी है। मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की ओर होने वाला है। आपने विश्वविद्यालय में बच्चों के कौशल और हुनरमंद बनाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं नहीं की है? क्योंकि शिक्षा के साथ साथ कौशल युक्त शिक्षा अगर बच्चों के पास आ जाती है तो अपने आप हुनरमंद बन जाते हैं। जी, हमने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय चंपारण में पिछले 2 साल में ऐसे अनेक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मीडिया स्टडीज़ का एक पूरा विभाग प्रारंभ किया, इसमें बीजेएमसी, एमजेएमसी, एमफिल, पीएचडी सब में बड़ी संख्या में विद्यार्थी आए हैं और देश भर के बड़े मीडिया के संस्थानों से हमने उसके लिए एमओयू किया है। ऐसे ही लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिपार्टमेंट में एक खोलकर उसके बड़ी संख्या में विद्यार्थी आए हैं। ऐसे ही हमने स्थानीय कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक वहाँ लोक कला संस्कृति निष्पादन केंद्र खोला है, जिसके माध्यम से वहाँ के जो सैंड आर्टिस्ट हैं, जो मधुबनी पेंटिंग करते हैं, जो और छोटी छोटी लोग स्थानीय प्रतिभाएं हैं, उनको विश्वविद्यालय से जोड़कर हम अपने विद्यार्थियों के साथ संबद्ध कर रहे हैं। और अभी हमने ऐसी कुछ वर्कशॉप्स कराई हैं। ई लर्निंग की अगर बात करें तो आपके विश्वविद्यालय में किस तरह का काम अभी चल रहा है ताकि हाथ में किताब लेके जाने की जरूरत नहीं पड़े, डिजिटल तरीके से भारत आत्मनिर्भर बने? मुझे
इस बात की प्रसन्नता है आपसे कहते हुए कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार मोतिहारी जैसे थोड़े से पिछड़े क्षेत्र में होते हुए भी हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने सर्वाधिक संख्या में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई, ई लेक्चर्स आयोजित किए, वेबिनार कराई, वर्कशॉप्स कराई, फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कराए, अपने सारे विद्यार्थियों के ऑनलाइन टेस्ट किए और 1008 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने अप्रैल मई 2020 में ही तैयार करके वेबसाइट पे डाले, विद्यार्थियों तक पहुंचाए। आप किस तरह देखते हैं नए भारत में नई शिक्षा नीति नैतिक मूल्य और संस्कारों के संदर्भ में? देखिए, नई शिक्षा नीति, मैं इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता हूँ। पहली बार एक शिक्षा नीति ऐसी आई है जो सचमुच में राष्ट्रीय है, जो राष्ट्र की चिंता करती है। भारत की सभी भाषाओं के, जिन्हें हम क्षेत्रीय कहते हैं, उन स्थानीय भाषाओं के गौरव को पुनर्स्थापित करती है और हमारा आत्मविश्वास जागृत करती है, हमारे विद्यार्थी का, हमारे शिक्षक का, हमारे अनुसंधानकर्ता का। इसलिए वो राष्ट्र के एकीकरण का काम भी करती है। हम अपने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में 18 राज्यों से आए हुए शिक्षकों का एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो माननीय प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की, उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम करते हैं प्रदेशानुभूति। उसमें सारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को एक साथ एक प्रदेश के बारे में आधा दिन उसकी वेशभूषा, आहार व्यवहार, इतिहास, तीर्थ, श्रेष्ठ पुरुष, सबके बारे में, भूगोल, सबके बारे में बताते हैं और वहाँ की स्थानीय भाषा के 20 वाक्य उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये थे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा, जिनका मानना है कि नई शिक्षा नीति न केवल देश के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए कौशल की शिक्षा देगी, बल्कि नैतिक मूल्य और संस्कार देकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठापित करने का काम भी करेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास और विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र छाता योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना को लागू कर रहा है। योजना का परिव्यय 2016-17 से 2019-20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए है। इस अवधि को वित्त वर्ष 2020-21 तक बढ़ा दिया गया है। PMKSY की घटक योजनाओं के तहत MOFPI खाद्य प्रसंस्करण अथवा संरक्षण उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को अनुदान सहायता के रूप में ज्यादातर क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान करता है। PMKSY कोई भी क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू है। अब तक मंत्रालय ने PMKSY की संगत घटक योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश में 23 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स, 3 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, 22 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, 6 क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज प्रोजेक्ट्स और 9 फूड टेस्ट लेबोरेटरी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। और किसान समाचार के अंत में देखते हैं मुख्य खबरें एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, नई नगर वन योजना शहरी वनों के विस्तार में मदद करेगी। इस योजना से शहरों और गांवों में वन क्षेत्रों का अलग अलग समान रूप से हो सकेगा विकास। वैश्विक वन संपदा के संरक्षण और इनके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को किया था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित। वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बीज एकत्रीकरण के लिए राजस्थान के वन विभाग ने चलाया है राज्यव्यापी अभियान। बाईस मार्च को हर साल मनाया जाता है विश्व जल दिवस। इस दिन पूरी दुनिया पानी की महत्ता और उसे बचाने के उपायों पर करती है विचार। जल है हमारी संस्कृति का हिस्सा, कहा देश के जाने माने भूविज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शिव सिंह राठौर ने। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस साल 13.51% अधिक हुई धान की खरीद। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र के दौरान रिकॉर्ड 684.48 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया धान। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन खरीदा है धान, जो कुल खरीद का है 29.63%। और इसी के साथ किसान समाचार के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।